अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल के बारे में। फिर हम इसी की मदद से लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे मिल्टन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए। तो जनाब, एक यानी आप देखें तो हम लैग्रांज इक्वेशन पहले पढ़ते आ रहे हैं। हमने इससे पहले जो लैग्रांज इक्वेशन देखी वो डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल की मदद से निकाली थी। फिर आप लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन हमने पढ़ा। तो अब लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन हम देखने वाले हैं वेरिएशन प्रिंसिपल की मदद से। तो अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा जाए कि लैग्रांज इक्वेशन जब हमने डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल से निकाली तो क्या था उसमें। तो आपके पास डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल बेसिकली न्यूटन के लॉज को इस्तेमाल करता है। हमने उसको करते हुए एक लॉ बनाया, डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल देखा जो कि एक डिफरेंशियल प्रिंसिपल है, ठीक है, जिसमें आप सिस्टम की इंस्टेंटेनियस स्टेट को देखते हो और उसमें जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है उस पोजीशन का देखा जाता है। ठीक होगी बात, यानी आप पूरे पाथ को नहीं देख रहे होते, आप एक सर्टेन पोजीशन के ऊपर उस सारे को अप्लाई कर रहे होते हो। जबकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं लैग्रांज इक्वेशन फ्रॉम वेरिएशनल प्रिंसिपल, जो अब हमारा नया हिस्सा शुरू होने वाला है, इसमें हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रल प्रिंसिपल के तौर पे देखेंगे। अब जब आप इंटीग्रल का लफ्ज बोलते हो तो इसका ना इंटायर मुकम्मल पाथ को आप देखने वाले हो, मुकम्मल मोशन को स्टडी करने वाले हो। जो दो टाइम इंटरवल के बीच में आपने कवर की मोशन, उसको हम स्टडी करेंगे। तो इसमें जो आप वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट लेते हो, जो वर्चुअल वेरिएशन आती है, वो आपके पास एंटायर मोशन ऑफ जो होती है एक्चुअल मोशन, वहां से आप देख रहे होते हैं। यानी फर्क समझ रहे हैं कि आपके पास जब आप डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल में थे तो आप इंस्टेंटेनियस स्टेट को डिस्कस करते थे, जाके अब जब आप वेरिएशनल प्रिंसिपल को यूज करोगे तो आप एंटायर मोशन ऑफ द सिस्टम को डिस्कस करने वाले हो। समझ आ गई बात? तो ये फर्क अब आपको समझ आ रहा होगा। डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल में हमारे पास सिचुएशन और तरह की होगी, जहां पे हम इंटायर मोशन को स्टडी एक तरह से कर रहे होंगे, जो दो टाइम इंटरवल्स के बीच में T1 और T2 के बीच में हम ले रहे होंगे। तो शुरू करते हैं जनाब। लेट्स से हमारे पास पहली हेडिंग है हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल है। अब आपने ये जो प्रिंसिपल बनाया ये कंजर्वेटिव और होल सिस्टम के लिए बनाया। कंजर्वेटिव तो आप समझते हैं कि भाई जिसमें आपके पास जो वर्क डन होता है, जो सम ऑफ कंजर्वेटिव होता है वो क्लोज पाथ में जीरो होता है, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। जबकि होलोनोमिक क्या बताया था, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट हमने वो पढ़ा था जिस सिस्टम को आप एक इक्वेशन की मदद से समझा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट क्या है इसकी, ये स्टेटमेंट है हमारे पास मिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल की, कि जितने भी रास्ते होंगे दो पॉइंट्स के बीच में, जब आप T1 से T2 तक जाते हैं, जितने भी पॉसिबल पाथ होंगे कि जो आपका डायनेमिकल सिस्टम मूव करेगा कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में T1 नॉट से T1 कह लो, तो वो जो एक्चुअल पाथ फॉलो होगा वो होगा जो आपके पास इंटीग्रल ऑफ जो लैग्रांजियन है उसकी मिनिमाइज करेगा। ठीक होगी बात? तो आपके पास ये लाइन मैंने हाईलाइट की है कि एक्चुअल पाथ फॉलो बाय द सिस्टम इज वन विच मिनिमाइज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द लैग्रांजियन। इसको मैं अभी समझाता हूं डिटेल में, ये डेफिनेशन क्या है। ऊपर वाली बात तो बड़ी सादा सी है कि बहुत सारे रास्ते होंगे और जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में, जो टाइम इंटरवल T0 से T1 होगा, मगर उनमें से सही वाला एक्चुअल पाथ कौन सा होगा, वो होगा जो आपके पास इंटीग्रल ऑफ लैग्रांजियन को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। अभी आगे चल के देखते हैं कि इसको जरा डिटेल में समझते हैं। तो इसका मतलब अब आप जो एक डायनेमिकल सिस्टम की मोशन देख रहे हो T1 से T2 तक, T0 से T1 तक, उसमें जो लाइन इंटीग्रल है उसको एक नाम देते हैं, उसे एक्शन भी कहते हैं, उसे एक्शन इंटीग्रल भी कहते हैं। ठीक होगी बात? तो आई से मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कुछ बुक्स में जे से भी रिप्रेजेंट किया होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई इज इक्वल टू, आपने T1 से T2 ले लिया, एल डी टी ले लिया, T0 T कर लें तो कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दो टाइम इंटरवल के बीच में आप ले जा रहे हैं। एल क्या है, लैग्रांजियन फंक्शन, T माइनस वी यानी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब आपके पास इस जो इंटीग्रल है इज एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम को क्या मानना है कि या वो मिनिमम होगा या वो मैक्सिमम होगा फॉर एक्चुअल पाथ। समझ आ रही बात? तो ये एक तरह से अलग से एक डेफिनेशन बन गई। क्या मतलब कि जब आपका कोई डायनेमिकल सिस्टम मूव करता है, कहां से, जब आप उसका टाइम इंटरवल ले रहे होते हैं, कहां से भाई, कि आप कह रहे होते हैं कि वो टी आपके पास कहां तक जा रहा है,
T2 तक आएगा, तो आपने उस टाइम इंटरवल के अंदर जो उसका एक्चुअल पाथ होगा वो या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। उस मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमने लफ्ज क्या यूज किया, एक्सट्रीमम। जैसे आप एक कंसेप्ट देखो कि हाइट और टाइम का है, आपने प्रोजेक्टाइल फेंका, डिफरेंट पाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें से एक्चुअल पाथ कौन सा हम मानेंगे, जिसके लिए हम कहेंगे इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा, एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम क्या समझो, मिनिमम या मैक्सिमम, वो उसका एक्चुअल पाथ मानेंगे हम। ठीक होगी बात। तो बड़ा सादा सा कंसेप्ट है कि दो पॉइंट्स के बीच में जहां पे आपके पास इंटीग्रल का जवाब एक्सट्रीमम यानी मैक्सिमम आ जाए या मिनिमम आ जाए, वो उसका एक्चुअल पाथ होगा। ठीक है। अब अगर हम इसको कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की लैंग्वेज में समझाएं, तो हैमिल्टन वेरिएशन प्रिंसिपल क्या कह सकता है कि जो कंडीशन मैंने लगा दी कि आपका इंटीग्रल मैक्सिमम आए या मिनिमम आए, जिसे एक्सट्रीमम कहते हैं, तो ये डिमांड करता है कि आपकी जो छोटी सी वेरिएशन है एक्चुअल पाथ में, वो क्या होनी चाहिए, जीरो। यानी नेग्लिजिबल हद तक जो वेरिएशन है वो आपके पास जीरो आएगी। क्या मतलब, अगर आप देखो एल ले रहे हो, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो जितनी मामूली सी वेरिएशन होगी तो आपके पास हम कहेंगे कि आपके पास आपने वो जो पाथ लिया है उस पाथ में इसका जवाब आपके पास नहीं आएगा, यानी चेंज नहीं इतनी आएगी, तो आप वो जीरो कर दोगे। तो आप इसे लिख रहे हो कि जो आपने डेल्टा का सिंबल डाला T1 से T2 तक, एल डी टी इज इक्वल टू जीरो, तो ये उसके एक्चुअल पाथ के लिए, ठीक है, कि जो हमने एक्चुअल माना है, जो एक्सट्रीमम होगा उसमें ये इंटीग्रल क्या आएगा, टू टी माइनस वी है उसका, यानी लैग्रांजियन फंक्शन का जवाब एक्सट्रीमम होगा, या वो मैक्सिमम होगा या वो मिनिमम होगा। मगर एक इसमें मोस्टली जब हम केस देखते हैं डायनेमिक्स के अंदर, तो हम मिनिमम कंडीशन की तरफ जाते हैं, यानी नहीं मिनिमम जवाब आता है। तो आपके पास अब आपको समझ आ रही है कि जनाब के वेरिएशनल प्रिंसिपल में क्या है कि आपने एल डी टी लेना है और उसका जवाब दो टाइम इंटरवल्स के बीच में जो आपके पास जवाब जीरो आएगा, क्योंकि हमने मिनिमम कंडीशन वेरीफाई करनी है। तो ये चीज आपको समझाई जा रही है। तो अगर आप वापस उस डेफिनेशन को देखो कि यहां पे क्या लिखा हुआ था, एक्चुअल पाथ फॉलो बाय द सिस्टम इज वन विच मिनिमाइज द इनलाइन इंटीग्रल ऑफ द लैग्रांजियन। समझ आ गई बात कि जो आपका लाइन इंटीग्रल है उसका जवाब मिनिमाइज करता है, जिसे हमने अब आगे फिर फर्दर उसके जनरल कंडीशन देखी, एक्सट्रीमम मैंने का वो मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। अच्छा, अब इसमें जो जिक्र आ गया वो आ गया एल का कि काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास वेलोसिटी और कोऑर्डिनेट पे एक तरह से फंक्शन है, टाइम पे भी है, जाहिर है इनडायरेक्टली वो टाइम पे भी डिपेंड कर रही होती है। पोटेंशियल एनर्जी आपकी पोजीशन का फंक्शन है। तो ओवरऑल जब आप लैग्रांजियन फंक्शन को देखोगे तो आपको क्या समझ आएगा कि पोजीशन और वेलोसिटी टाइम के फंक्शन है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी वो सीधे सीधे भी टाइम पे डिपेंड करते हैं, इनडायरेक्टली भी टाइम पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो लैग्रांजियन फंक्शन को अगर हम कोऑर्डिनेट की लैंग्वेज में लिखें तो L बराबर Q1 से Qn, यानी आपने n कोऑर्डिनेट्स लिए, फिर आपने n जनरलाइज वेलोसिटी डिस्कस की और t इज द टाइम। ठीक होगी बात। तो अगर आप स्मॉल चेंज देखोगे तो डेल्टा ए आ जाएगा, एल की वैल्यू पे प्लेस कर देंगे तो आप वो वैल्यू प्लेस कर दिया एल की, डी टी इक्वल टू जीरो, आपने लिख दिया कि इसका जवाब जीरो आएगा, और आपने Q1 से n के क्यू आई कर दिया है, आई की वैल्यू 1 से n तक। अंडरस्टूड सी बात आपको समझ आ रही है। तो ये मेरे लिए काम मिल्टन के तौर पे, इससे मैंने लैग्रांज इक्वेशन बनानी है, और आप लैग्रांज इक्वेशन से हैमिल्टन का वेरिएशनल प्रिंसिपल भी बना सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक होगी बात। तो ये हमारा टॉपिक था। अब आगे जो हमने देखना है वो क्या है, वो है लैग्रांज इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल। अब हैमिल्टन प्रिंसिपल आपके ज़हन में है। जो हैमिल्टन प्रिंसिपल है ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है किसके लिए, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने के लिए। ठीक है। अब आपने लैग्रांजियन फंक्शन पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट इसके पढ़ लिए, जनरलाइज कोऑर्डिनेट आपके पास क्यू के का नाम दे दें, जनरलाइज वेलोसिटी को क्यू डॉट के कह दें और टाइम को टी कह दें। तो आप जानते हैं, अभी मैंने पहले पढ़ाया Q1 से n तक था, के इज एनी आर्बिट्रेरी, आपने कोई कोऑर्डिनेट उठाया है, इसी तरह क्यू डॉट के भी आर्बिट्रेरी जनरल वेलोसिटी ली है आपने, और आपने टाइम इज। अब मैं कहता हूं कि लैग्रांजियन जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। तो आप इसका जब डिफरेंशियल लोगे तो आपके पास वो टी वाला फैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि वो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो डिफरेंशियल ऑफ एल आ जाएगा आपके पास, पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू के, पार्शियल, और आपके पास डेल्टा क्यू के आ जाएगा। फिर आपने समेशन के इज इक्वल 1 जनाब
पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट के और डेल्टा क्यू डॉट के आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है दोनों साइडों को। जाहिर है लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वेशन की है, T1 से T2 तक है, आपने इंटीग्रेशन कर दिया, टर्म बाय टर्म आपने इंटीग्रेशन लगा दी है, ठीक है। अब हैमिल्टन प्रिंसिपल तो हमें बताता है कि जो स्मॉल आपके पास डेल्टा आई है, डेल्टा एल डी टी इक्वल टू 0 है, तो इसका ये लेफ्ट साइड यहाँ पे, तो इसको मैंने 0 करके लिख दिया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मिल्टन प्रिंसिपल। ओके हो गया। अब जनाब क्या है, अब आपने क्या करना है कि जनाब आपने यहां से ये जो 0 किया है, इसमें एक टर्म है डेल्टा क्यू डॉट, यानी जो आपके पास जनरलाइज वेलोसिटी की चेंज आप देख रहे हो, इसको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यू डॉट है ना, तो डी बाई डी टी ऑफ कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो मैंने ये चीज यहाँ पे रिप्लेस की है, डेल्टा क्यू डॉट की जगह डी बाई डी टी और डेल्टा क्यू के लगा दिया, ठीक हो गया। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ आपने जिसे कह सकते हो जनरलाइज कोऑर्डिनेट की लैंग्वेज में लिख दिया। अब आपने इस चीज को, जिसको मैंने इक्वेशन 4 कहा हुआ है, इसकी जो ये लेफ्ट हैंड वाली टर्म है जिसपे मैंने बॉक्सिंग कर दी है ताकि आपको समझ आ सके, सिर्फ इसको उठाना है और इसकी वैल्यू निकाल के वापस फिर मैं आऊंगा इसमें प्लेस करने। तो आपने इसको इंटीग्रेट करना है बाई पार्ट, ठीक है। तो अब आपने इसको सारी चीज को उठा के जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो जाहिर सी बात है, सिंपल मैथ है, तो आप दिया पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट डेल्टा क्यू के और टाइम इंटरवल दे दिया T1 से T2, फिर आपने उसका किया कि फर्स्ट फंक्शन वैसे ही फिर आपने लिख दिया T1 से T2 है इंटीग्रल आपके K1 से डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट पार्शियल क्यू के डी टी आ गया, ठीक हो गया बात। तो जनाब ये अब आपके पास आपने बाई पार्ट इंटीग्रेशन कर दी। अब यहां पे जिसको मैंने ये हाईलाइट किया है, जब आप इसमें T1 और T2 की वैल्यू प्लेस करोगे कोऑर्डिनेट पे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो एंड पॉइंट्स हैं ये बुनियादी तौर पे। तो आपने कहा कि T1 T2 करेंगे तो कोऑर्डिनेट की डेफिनेट वैल्यू होगी, और वो वैल्यू आपने कितनी कर दी, 0 कर दी। आप फिग में भी देख सकते हैं यहाँ पे कि A से चले थे B तक आप गए थे। तो इसका मतलब कि जब आप T1 रखोगे कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, T2 रखोगे कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ये वाला फैक्टर तो खत्म हो जाएगा। तो मैंने इसको 0 कर दिया कि भाई इस सारे का जवाब, जिसे मैंने मैजेंडा किया था, इस सारे का जवाब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर ये 0 आता है तो ये सारी चीज तो इस नेगेटिव इंटीग्रल के साथ आ जाएगी, वो इक्वेशन नंबर 6 बन गई। अब अगर आप गौर करो तो ये वो बॉक्स वाली ही चीज है जिसे लेके मैंने सॉल्व करना शुरू किया था। तो इस बॉक्स वाली चीज को लेके चल रहे हैं, तो इस सारे का जवाब क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया। T1 से T2 आपके पास समेशन K1 टू n डी बाई डी टी पार्शियल एल ओवर पार्शियल के डेल्टा क्यू के dt आ गया। क्या ये बॉक्स वाली चीज के ये जवाब वापस इक्वेशन 4 में नहीं प्लेस किया जा सकता? तो इक्वेशन 6 का जवाब मैं इक्वेशन 4 में दोबारा प्लेस कर देता हूं, वो मैंने प्लेस कर दिया, अब आपने समझ गए। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप जरा देखो, डेल्टा क्यू के इसमें भी है, इसमें भी है, dt इसमें भी है, इसमें भी है, समेशन का साइन इसमें भी है, इसमें भी है, तो समेशन भी कॉमन ले लो, डेल्टा क्यू के dt भी कॉमन ले लो। तो अब आपके पास जो ब्रैकेट में चीज बची, जरा उसको गौर क्या है जनाब, पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू डॉट नेगेटिव पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू के नेगेटिव कॉमन लेके वो दूसरी तरफ कर देंगे, 0 हो जाएगा। यानी एक तरह से वो नेगेटिव आपने अरेंज कर दिया उसमें। अब जब होलोनोमिक सिस्टम होता है तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब आपके पास जो कोफिशिएंट आ रहा है डेल्टा क्यू के का, वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, वो उसे वैनिश होना चाहिए। तो मैं कह देता हूं इस सारे का जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपने वो ब्रैकेट उठा के इक्वल टू 0 कर दी क्योंकि उसका कोफिशिएंट था डेल्टा क्यू के का। तो अब आपके पास यहाँ पे k की वैल्यू आपने पहले डिफाइन कर दी, 1 से n तक हो सकती है। ये जो इक्वेशन 8 बनी है, क्या ये लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है? मगर अभी हमने सिस्टम कैसा लिया समझा था, कंजर्वेटिव समझा था और होलोनोमिक सिस्टम लिया था। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया है, ठीक है जनाब। सिंपल सा मैथ है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, कोई चीज क्लियर ना हो रही हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह।